एक बच्ची मध्य प्रदेश के सतना में घर से स्कूल जाने के लिए निकलती है, लेकिन वह घर नहीं लौटती। उसकी गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। कुछ रोज बाद उज्जैन से खबर आती है कि एक बच्ची खून से लथपथ कई किलोमीटर तक चलती रही। प्रकट तौर पर दिख रहा था कि उसके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन आसपास के रहने वाले भीड़ ने इस घटना से मुंह मोड़ लिया। यहाँ मैं जानबूझकर भीड़ शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पर एक आश्रम संचालक की करुणा जगी, बच्ची की मदद हुई। फिर आया जांच पड़ताल का दौर। दैनिक भास्कर अखबार ने पत्रकारिता के सर्वश्रेष्ठ मापदंडों का पालन करते हुए जिस 8 किलोमीटर के रोड से वो बच्ची गुजरी थी, घर घर में दस्तक दी, पूछताछ किया और कड़िया से कड़िया जोड़ी। पुलिस ने भी अपना काम किया और उज्जैन के जिस घटना से पूरा देश शर्मसार है, आखिरकार वो आरोपी पकड़ लिया गया। और फिर जो पता चला वो और भी खौफनाक है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द टॉक शो में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वो घटना जो महाकाल के नगरी उज्जैन में हुई। यह कहानी है सतना जिले के रहने वाली एक लड़की की जो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। एक रोज वह लड़की अपने स्कूल की परीक्षा देने के लिए जाती है, लेकिन बहुत समय बीत जाने पर भी वो अपने घर नहीं लौटती है। इस बात पर परेशान होकर उसके घर वालों ने सतना जिले के थाना में ही उसकी गुमशुदगी की एफआईआर रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। कुछ रोज बाद उज्जैन से खबर आती है कि एक बच्ची खून से लथपथ कई किलोमीटर तक चलती रही। प्रकट तौर पर दिखाई दे रहा था कि उसके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन आसपास के रहने वाले भीड़ ने इस घटना से मुंह मोड़ लिया। यहाँ मैं उन लोगों की इंसानियत की दाद देता हूँ कि वो बच्ची खून से लथपथ थी, फिर भी किसी ने उसे मदद नहीं किया। लड़की चलते चलते एक आश्रम के पास पहुँची। उस आश्रम का नाम था दांडी आश्रम। उस आश्रम के पास पहुंची तभी उस आश्रम के आचार्य राहुल शर्मा जी ने उस लड़की को देखा और देखते ही उस बच्ची को अपने ऊपरी हिस्सा का वस्त्र उतार कर दे दिया। राहुल शर्मा जी ने उस बच्ची से पूछा कि तुम कहाँ से आई हो? ये हालत तुम्हारा किन दरिंदों ने बनाया है? तुम्हारा घर कहाँ है? माँ पापा का नाम क्या है? कहाँ की रहने वाली हो? फिर राहुल शर्मा जी ने अपना फ़ोन दिया ताकि लड़की अपने घर पर कॉल की। वो लड़की इतनी बुरी हालत में थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी, शुद्ध से पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रही थी, लड़खड़ा कर चल रही थी। लड़की अपने भाषा में कुछ बोल रही थी, पर राहुल शर्मा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भी राहुल शर्मा ने लड़की से खाने को पूछा। लड़की हाँ में इशारा किया। राहुल शर्मा ने इंसानियत दिखाते हुए लड़की को खाना खिलाया आश्रम में। उसके बाद 100 नंबर पर कॉल किया, लेकिन कॉल कट हो जा रहा था। तब जाकर राहुल शर्मा ने महाकाल थाने में कॉल किया। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी पहुंची। फिर बच्ची को हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जांच से पता चला कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। उसके बाद लड़की की छोटी सी सर्जरी हुई और लड़की पहले से सही सलामत है। उसके बाद महाकाल थाना पुलिस ने इस मामले को जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। पुलिस कर्मियों ने बच्ची से पूछताछ की तो बच्ची कुछ साफ साफ बता नहीं पा रही थी, लगभग निठाल पड़ी हुई थी। घर का भी पता नहीं जानती थी। खबरों में लिख दिया गया कि बच्ची मानसिक रूप से अस्वस्थ है। शुरुआती जांच के बाद उसमें थोड़ी जान आई तो उसने एक इलाके का नाम पुलिस को बताया, जीवन खेड़ी। उस इलाके का नाम जहां ऑटो वाले ने अपने वाहन में उस लड़की को बिठाया था, वहां से थोड़ी ही दूर उसका बलात्कार हुआ था। अब जांच कर रही पुलिस के पास 2 लोकेशन थी, एक बच्ची की बताई हुई और दूसरा जहां वायरल सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी।
पुलिस ने दोनों लोकेशन के बीच जांच शुरू कर दी। जहां जहां सीसीटीवी कैमरा लगे थे, कुछ फोटो में लड़की बैठते हुए ऑटो में नजर आई। ऑटो ड्राइवर का नाम भरत सोनी था। पुलिस ने भरत सोनी को पकड़ लिया। ऑटो की जांच की तो उसमें खून के धब्बे मिले। बच्ची जब उज्जैन स्टेशन पहुंची तो स्टेशन के सामने वहां मौजूद एक ऑटो में बैठ गई। ऑटो वाले ने पूछा कहाँ जाना है। लड़की बोलती है सीधे चलो। लड़की के पास पैसे नहीं थे तो ऑटो वाले ने कुछ दूर ले जाकर उतार दिया। लड़की फिर पैदल चलने लगी। कुछ दूर जाते ही एक दूसरा ऑटो में बैठ गई। वो ऑटो वाला भी लड़की को उतार दिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए इस ऑटो से उतरकर वो फिर पैदल चलने लगी। तो पीछे से भरत सोनी ऑटो वाला ऑटो लेकर आ रहा था। उसने बच्ची को देखा, उसको रोका और आवाज़ दिया। बच्ची ऑटो में बैठ गई। ऑटो वाला ऑटो लेकर सुनसान जगह ले गया और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और भाग गया। इसके बाद भरत सोनी ने बचने की कोशिश की और ऑटो का नंबर चेंज कर दिया और उसने अपने ऑटो पे लगा भाई के नाम का स्टिकर भी हटा दिया और फ़ोन बंद कर दिया। पर पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ काम किया और भरत सोनी को पकड़ लिया और उसके बाद दोषी के पिता इस वारदात के सामने आए और उन्होंने कहा जब से ये घटना हुई है इसके बारे में मुझे जानकारी थी। मैंने इसके बारे में अपने बेटे से बोला, इस बच्ची के साथ ऐसा हुआ है। उसने कुछ भी नहीं कहा जवाब में, मुझे कुछ बताया भी नहीं। वो हर रोज़ की तरह आया, खाना खाया और सो गया और सुबह फ्रेश होकर हर रोज़ की तरह खाना खाकर गाड़ी लेकर निकल गया। पिता का कहना है कि मेरा बेटा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है और अगर ऐसा सिद्ध हो जाता है और मेरा बेटा गुनहगार है तो उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उसके जगह मेरी बेटी होती तो मैं भी यही कहता कि उसे जान से मार देना चाहिए। मेरे बेटे ने हमारा ज़िंदगी खराब करके रख दिया है। उसके बाद पुलिस ने भरत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया और उसे क्राइम करने के जुर्म में लेकर गई। उसने भागने की कोशिश की और गिरकर अपना घुटना फोड़ लिया। कोर्ट में पेश हुआ तो कोर्ट ने उसे 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उस कार्रवाई में उज्जैन पुलिस ने बताया और कहा मेडिकल जांच हुआ तो पुष्टि हुई कि बच्ची के साथ ऐसा घटनाक्रम हुआ है, जिसके आधार पर हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की। एक बार एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद जितनी भी सीसीटीवी फुटेज है सब कलेक्ट किया और सब एविडेंस के बेसिस पर टेक्निकल सभी एविडेंस है। इतनी जांच पकड़ के साथ पुलिस ने एक और काम किया। पुलिस तो यह टास्क कर ही रही थी, साथ ही बच्ची को उसके घर वालों से भी मिलाना था। जब केस दर्ज किया गया तो पुलिस को लगा कि लड़की प्रयागराज की रहने वाली है। फिर लड़की ने अपने घर का पता बताया सतना। जब सतना पुलिस थाना को खबर किया गया तो पता चला कि उस बच्ची के घर वालों ने 24 सितंबर को ही उसके गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा दिया था। आइए कुछ शब्द उस बच्ची के सुनते हैं जिसने अपने पुलिस रिपोर्ट में क्या बताया। बच्ची ने कहा, रविवार को मैं रोड के पास बैठी थी। एक अनजान आदमी मेरे पास आया, मेरा मुंह दबाया और फिर मेरा गला दबाया और मेरी कुर्ती फाड़ दी। मेरे साथ गलत काम किया। प्राइवेट पार्ट से खून निकलने लगा। मैं चिल्लाई तो उसने मेरा मुंह फिर से दबा दिया। इसके बाद वो भाग गया। मैं बेहोश हो गई। सुबह हुई तो मुझे होश आया। मैं पैदल पैदल वार्ड नगर के रोड पर जा रही थी। तब लोगों ने मुझे कपड़े दिए और पुलिस को बुलाया। ये वो लड़की बता रही थी जिसका वीडियो वायरल हुआ था। लेकिन 25 सितंबर को सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए वीडियो में देश में मदद मांगती हुई लड़की दिखी। समाज के उस बेरहम हिस्से से जो उस लड़की की कोई मदद नहीं कर रहा था। जहां बलात्कार के बाद खून से लथपथ अर्धनग्न नाबालिग लड़की
8 किलोमीटर 2.5 से 3 घंटे के अंतराल में चलती रही। एकांत बेसहारा, कहीं से कोई मदद नहीं। इस सफ़र में कितने पड़ाव पड़े, कितनी दुकानें पड़ी, बहुत से लोग भी मिले, खाने पीने की जगह भी पड़ी। वो अपनी सूजी हुई आंखों से जहाँ भी देखती एक चुप या नज़र घुमाती हुई भीड़ नज़र आती। वो कई बार अपने बाल ठीक करती तो कभी नाक साफ करती। जब चेहरों पर खुजली होती तो खुजली करती, तो कभी आंसू पोंछती, तो कभी लड़खड़ाती, तो कभी उठकर खड़ी होकर चलने लगती। तो कभी वो बच्ची अपने ऊपर के शर्ट से अपने नीचे के नंगे बदन को ढकती। अपने इस 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कई बार लगा कि कहीं से तो मदद मिल जाएगी। अपने मदहोशी में इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रही थी कि हमारे व आपके बीच कुछ ऐसे पत्थर दिल लोग हैं जो मुंह फेर सकते हैं। बच्ची मदद के लिए जब भी आवाज़ लगाती थी कुछ भी ठीक से कह नहीं पा रही थी। आवाज़ में कराह बरबस उठ रही थी। जो लोग सुन रहे थे उनके दिमाग में वो सुप्त सामूहिक चेतना उठ रही थी कि कोई यूं बोल रहा है तो पागल ही होगा, उस पे ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, वो या तो मानसिक रूप से अशांत है। ऐसे ही सब किंतु परंतु विचार में बैठे देख रहे थे। हमारा समाज सोचता है कोई भी कांड होता है तो बोलते हैं लोग कि मेरे घर तो नहीं हुआ है ना, तो मैं क्यों दूसरे के पचड़ों में पड़ूं। मगर ये लोग भूल जाते हैं कि आज किसी और के साथ बीत रहा है। भगवान न करे कल आपके अपनों के साथ कुछ ऐसे घटना होती है, बाकी लोग तमाशा देखते रहें तो कितनी अच्छी बात है। अब आते हैं लास्ट की जानकारी पर। घर वालों से संपर्क किया गया तो पता चला कि वो कक्षा 8वीं में पढ़ती है। गुमशुदगी के दिन घर से स्कूल के कपड़ों में निकली थी। स्कूल में छात्रवृत्ति की परीक्षा होने वाली थी पर स्कूल नहीं गई और घर भी नहीं गई। न्यूज़ रिपोर्ट से पता चला कि सतना से ट्रेन में सवार होकर उज्जैन आई। उसने ऐसा क्यों किया पता नहीं। जब घर वाले मिल गए तो पूरी कहानी सामने मिली। लड़की के पिता बोले, मेरी बच्ची स्कूल में परीक्षा देने के लिए निकली। मैं घर आया तो पता चला कि वो स्कूल के लिए निकल गई है। मैं उसे लेने नहीं गया, मुझे लगा कि शायद वो सर के साथ होगी क्योंकि वो डेली पढ़ने जाती थी। ऐसा कुछ जानकारी मिली। बच्ची अब ठीक है, सही सलामत अपने घर पहुंच गई है, अपने परिवार वालों के पास है।